नमस्कार। आज हम डिंगल की राजस्थानी की एक प्रेम कथा पर बात कर रहे हैं। आपने लैला मजनू, हीर रांझा, शेर फरहाद की प्रेम कथाओं के बारे में सुना होगा। वैसे ही राजस्थान में डिंगल भाषा में एक प्रेम कथा है, बहुत प्रचलित प्रेम कथा है, ढोला मारूरा की प्रेम कथा, जो ढोला मारूरा दोहा के नाम से प्रसिद्ध है। यह रचना, इसके रचनाकार अज्ञात हैं। 11वीं शताब्दी की यह रचना मानी जाती है और इसमें नरवर प्रदेश के राजा नल के पुत्र राजकुमार ढोला और बीकानेर में पुंगल प्रदेश की राजकुमारी मारवणी के प्रेम की कथा है। कथा कुछ यूं है कि एक बार पुंगल में अकाल पड़ता है और राजा पुंगल जो है अपने परिवार सहित अपने मित्र नरवर के राजा नल के यहां आश्रय में पहुंचते हैं। उस समय राजकुमारी मारवणी 1.5 वर्ष की अवस्था की थी और वहां राजा नल के पुत्र ढोला, जिनका नाम साल्य कुमार था, वो 3 वर्ष की अवस्था के थे। साथ खेलते थे बच्चे। दोनों राजाओं ने मिलकर अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का विचार किया और दोनों बच्चों का बाल विवाह कर दिया। समय बदला, अकाल का समय समाप्त हुआ। राजा पुंगल वापस अपनी नगरी में आ गए। समय बीतता गया, लंबा समय था। उधर दोनों बच्चे बड़े होते गए और समय की धूल उनकी याददाश्त पर छा गई। ऐसी स्थिति में राजा नरवर ने अपने पुत्र साल्य कुमार अथवा ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से कर दिया। दोनों की गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी। उधर पुंगल की राजकुमारी मारवणी धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रही थी और उसकी मां उसे उसके विवाह की बातें बताती थी। लिहाजा उसके मन में जो अपने पति के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक रात स्वप्न में उसे ढोला दिखाई दिए और स्वप्न में जब ढोला को देखा तो मारवणी प्रेमासक्त हो प्रेम विहल हो गई, बहुत परेशान रहने लगी। यहां मारवणी की विरह अवस्था का वर्णन बहुत खूबसूरत है। मारवणी की इस दशा को देखकर उसकी मां ने अपने पति से कहा, राजा पुंगल से, और राजा पुंगल ने संदेश वाहक भेजे नरवर के। लेकिन उधर जब ढोला की पत्नी मालवणी को ये पता चला, मालवा की राजकुमारी मालवणी को ये पता चला कि ढोला का एक बचपन में विवाह हुआ है और वो राजकुमारी अब संदेश भेज रही है लेके जाने के, और वो बहुत खूबसूरत है, कहीं ऐसा ना हो राजकुमार उसे देख ले और उसे देखने के बाद वो उसके प्रेम में पड़ जाए और मुझे छोड़ दे। लिहाजा मालवणी ने जितने भी संदेश वाहक पुंगल से आए उन सबकी हत्या करवा दी। एक भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने दिया। लगातार पुंगल से संदेश आते रहे। राजकुमारी बहुत परेशान हो गई। इधर राजकुमारी के माता पिता बहुत परेशान हो गए। अंत में राजकुमारी ने एक युक्ति निकाली और राजकुमारी ने एक ढोली को तैयार किया जो ढोल बजाकर गाते बजाते और मांगते हैं, और उसको कुछ दोहे कुछ चौपाई रचकर दी और कहा कि तुम ढोल बजाते हुए जाओ, तुम पर किसी को कोई शक भी नहीं होगा, और ये मेरा संदेश जिन दोहे और चौपाई में मैं तुम्हें दे रही हूं, ये संदेश जाकर ढोला को सुना देना। ढोला को संदेश सुनाने के लिए वो ढोली, जिसे ढाडी कहते हैं, ढाडी दंपत्ति यानी ढाडी अपनी पत्नी के साथ गाता बजाता नरवर प्रदेश पहुंचा और बहुत मधुर वाणी में वो अपना जो दोहे और चौपाई मारवणी ने उसको रच के दिए थे वो सुनाने लगा। सुनाते सुनाते वो नरवर के राजकुमार के महल के नीचे पहुंचा। राजकुमार ढोला के कानों में जो मधुर वाणी और सुंदर दोहे जब पड़े तो वो भाव विभोर हो गए
उन्होंने तुरंत उस ढाडी को बुलाया। ढाडी ने भी अवसर का लाभ उठाया और उसने पूरा संदेश उन दोहे चौपाइयों में मारवणी का ढोला को सुना दिया। और जैसे ही ढोला ने वो संदेश सुना, उसे पुरानी स्मृति जागृत हो गई, उसका पुरातन प्रेम जागृत हो गया और अब राजकुमार का विरह प्रारंभ होता है। राजकुमार जब मारवणी से मिलने, मारवणी को लेने जाने को उद्यत हुआ तो उसकी पत्नी मालवणी ने बीच में बहुत सारे विघ्न बाधाएं खड़ी कर दी। वो नहीं चाहती थी कि मारवणी आए, वो नहीं चाहती थी कि एक सौत उसके घर में आए। उसे पता था कि मारवणी बहुत खूबसूरत है और यदि मारवणी आ गई तो उसका पति उसके प्रेम पाश में फंस जाएगा और शायद उसे त्याग दे, ये भय था उसे। उधर राजा नल का पुत्र ढोला लगातार पुंगल जाने का प्रयास कर रहा था। एक दिन मौका पाकर एक बहुत तीव्र गति से भागने वाली ऊंटनी पर बैठकर वो वहां से भाग गया। ढोला पहुंचा पुंगल देश, राजकुमारी से मिला, दोनों का पुरातन प्रेम, बचपन का प्रेम जो है परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे के सौंदर्य यौवन को देखकर अभिभूत हुए। दोनों ने कुछ समय वहां बिताया। अंत में राजा पुंगल की आज्ञा पाकर ढोला अपनी पत्नी मारवणी को लेकर अपने प्रदेश की ओर रवाना हुआ। प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण इस काव्य में है कि अनुपम, डिंगल की अनुपम कृति है, ये राजस्थान की अनुपम कृति है। वहां से जब वो ढोला अपनी पत्नी मारवणी के साथ जब जा रहा था तो रास्ते में सांप ने मारवणी को काट लिया और सांप के काटने से मारवणी की मृत्यु हो गई। ढोला विरह में तड़फ रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। उधर से शिव पार्वती जा रहे थे। उसकी प्रेम विहलता पर द्रवित होकर शिव पार्वती ने मारवणी को पुनः जीवित कर दिया। ढोला अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ा। आगे ढोला का एक शत्रु था, उमर कुबरा, उमर सुमरा। उमर सुमरा ने मालवनी को प्राप्त करने के लिए बीच में एक षड्यंत्र रचा और उसने रेगिस्तान के बीच में जाजम बिछाकर अफीम के मनुहार करना प्रारंभ किया। जैसे ही ढोला वहां पहुंचे, उन्होंने अफीम की मनुहार की। राजपूतों में एक परंपरा है कि मनुहार की जाजम बिछाई जाती है और उस पर मनुहार की जाती है अफीम की, और उसको कोई मना नहीं कर सकता। लिहाजा ढोला ने भी मारवणी से कहा कि तुम ऊंट पे ही बैठी रहो, मैं इसकी मनुहार स्वीकार करके आता हूं। उधर राजकुमारी के साथ जो ढोली और ढोलन चल रहे थे, उस ढोलन को इस षड्यंत्र का पता था। उसने राजकुमारी को यह बात बता दी और राजकुमारी ने ऊंट को बहुत तेजी से दौड़ाया और ढोला को आवाज लगाई। ढोला भी दौड़ के गया और जाके ऊंट पे बैठ के वो दोनों बहुत तीव्र गति से अपने देश की ओर भाग गए। पीछे से उस उमर सुमरा ने पीछा किया घोड़े पर, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाया। वो दोनों अपने प्रदेश में पहुंचे। मालवणी और मारवणी दोनों पत्नियां ढोला की बड़े प्रेम से रहने लगी। जो एक संदेह मालवणी के मन में था वो संदेह दूर हो गया, क्योंकि मारवणी बड़े मृदु स्वभाव की थी, बड़ी मिलनसार थी। उसने उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार किया और दोनों रानियां उस राजकुमार के साथ बड़े आराम से रहने। ये एक राजस्थानी प्रेम कथा है जो एक आदर्श प्रस्तुत करती है। देखिए, जब मैंने आपसे कहा था कि लैला मजनू, हीरा रांझा, सीरी फरहाद की प्रेम कथा जब हमारी जब चलती है या इसकी जब बात उठती है, जब यह शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेम को लेकर, तो एक अलग इमेज बनती है इसकी। लेकिन जब ढोला मारू की बात चलती है तो एक शुद्ध सात्विक पति पत्नी के प्रेम की इमेज बनती है। एक शुद्ध सात्विक पति पत्नी के प्रेम की कथा वहां पर स्पष्ट होती है और उसको लेकर आगे बढ़ता है। डिंगल की ये रचना जो है, इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रकृति चित्रण तो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। यानी कभी कभी इसको पढ़कर मेघदूत की याद आती है। मेघदूत में जिस प्रकार यक्ष ने मेघ के माध्यम से अपनी पत्नी को संदेश भेजे थे, बिल्कुल वैसे ही यहां पर मारवणी अपने पति को संदेश भेजती है, प्रकृति के प्राय सभी तत्वों का इस्तेमाल करते हुए। तो मारवणी का जो भाव है, मारवणी का जो प्रेम अभिव्यंजना का, प्रेम अभिव्यक्ति का जो तरीका है, वो
इस साहित्य का सबसे खूबसूरत पक्ष है। संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार में इस की रचना हुई है। और देखा जाए तो यह रचना डिंगल की होने के बावजूद भी ये शुद्ध डिंगल की रचना है और थोड़ा सा इसको समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसका भाव पक्ष इतना मधुर, इतना मृदुल है कि जब हम इसको एक बार पढ़ना शुरू करते हैं और एक बार समझकर पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हम अगले वीडियो में इसकी व्याख्या पर विस्तार से बात करेंगे, पर मैं ये आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप एक बार इस रचना को विस्तार से पढ़िए और ढोला मारू की इस कथा के प्रकाश में इसको पढ़कर देखिए। एक बैकग्राउंड में चित्र रखिए ढोला मारू का कि किस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर उसको अपने प्रदेश तक आता है। यानी कभी कभी तो मैं सूफी परंपरा की ओर झुककर इन सारे तत्वों को, सारे प्रेमी और प्रेमिकाओं को आत्मा और परमात्मा में आरोपित कर देता हूं। हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। मुझे यहां भी लग रहा है कि यहां ढोला जो है वो परमात्मा है, मारवाड़ आत्मा है। वो आत्मा अपने परमात्मा से मिलने गई, या परमात्मा वो जो ढोला है वो आत्मा परमात्मा को लेने गया। तो कुल मिलाकर प्रेम जो है वो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही प्रतीक है। और हम जब भी प्रेम की बात करते हैं, जब भी हम शाश्वत प्रेम की बात करते हैं, तो उसमें गहराई से आप देखें, अंदर जाकर देखेंगे तो आपको केवल आत्मा और परमात्मा के ही दर्शन होंगे। जब इसमें से परमात्मा तत्व समाप्त हो जाता है तब उसमें कलुषता, तब उसमें वासना का प्रवेश होता है। तो कुल मिलाकर जब परमात्मा तत्व प्रेम में है तो वहां निश्चित रूप से वह प्रेम ईश्वर तुल्य है। और हमारे जितनी भी प्रेम कथाएं हैं, हमारे जितने भी प्रेम ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी प्रेम काव्य हैं, उन सब में एक ही तत्व है, कबीर का तत्व, ढाई आखर प्रेम के, जायसी का तत्व, आत्मा और परमात्मा, राजा रतन सेन और रानी पद्मावती, डिंगल, ढोला मारूरा दोहा, ढोला और मरवण। तो ये सारे संदेश अंत में हमें ईश्वर तक लेके जाते हैं, प्रेम के व्यक्ति को स्पष्ट करते हैं। आप इसके विस्तार से इसकी जब हम व्याख्या पर बात करेंगे तब हमें और स्पष्ट करेंगे। नमस्कार।